All right. Okay, so good evening once again, everybody. Hope everyone is fine. आपको क्रिसमस का वेकेशन है या नहीं है स्कूल को? यस? नो वेकेशन? ऐसे थोड़ी 5 दिन तो होता ही है ना वेकेशन. नो? दैट्स सरप्राइजिंग. चलो ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. ऑल राइट. सबसे पहले हम एक टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे. ओनली वन डे हॉलीडे. कौन सा वाला वन डे? 25th? 31st और फर्स्ट तो सभी को हॉलीडे होता है. 31st और फर्स्ट तो रहेगा ना हॉलीडे. यस. ओके. तो क्रिसमस पार्टी होती है कि नहीं स्कूल में? नो. ऐसे सेंटा क्लॉज आके गिफ्ट्स नहीं बांटता है? नो. ऑल राइट. चलो कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम. फाइन. चलो कमिंग बैक टू योर साइंस वन. होपफुली अगले साल मिल जाए. चलो. ऑल राइट. सबसे पहले हम एक बात पे डिस्कशन करेंगे. अभी जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. हमने लास्ट टाइम नहीं, हमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. ओके. मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, राइट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर मेटल्स? कोई भी दो प्रॉपर्टी बता दो मेटल्स के. आप रैंडमली बता दो. आई विल नॉट पॉइंट आउट एनीवन. और कोई भी दो प्रॉपर्टी नॉन मेटल के बता दो. शॉर्टकट में लिख देना. एंड गिव मी एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जल्दी जल्दी बता दो. ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया. मुझे तो कुछ और पूछना चाहिए था. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है? मेटल्स या नॉन मेटल्स? हु आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? Metals. Okay. All right. Excellent. Ductility and malleability. Very good, Yash. Excellent. Ductile, yes. Ductile और malleable का मतलब पता है ना सबको. Will not go in details. All right. Non metals क्या होता है? High density. Very good. High density. Non metals. Let us come back to non metals. Non metals क्या होते हैं? अविग्ना, even you can answer. Brittle होते हैं. ठीक है. और क्या हम बोल सकते हैं मेटल्स का उल्टा? लो डेंसिटी. वेरी गुड. क्या हम बोल सकते हैं मेटल्स के जितने कैरेक्टर्स बताए उसका उल्टा रहेगा? नॉन मेटल्स. बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They cannot be beaten into sheets. They cannot be drawn into wires. Non-ductile, non-malleable, right? They are soft. Okay. Okay. Now tell me one thing. जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये फर्क आपको पता ही चल गया है, ठीक है? तो अभी ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, चलो नॉन मेटल्स को छोड़ देते हैं, पहले मेटल से डील करते हैं. मेटल्स जो है वो प्रोसेस कैसे होते हैं? कहाँ से आते हैं ये मेटल्स? कहाँ से मिलते हैं हमको ये मेटल्स? कोई फैक्ट्री है जो पूरा मेटल बनाती है? जैसे कि कॉपर को ले लो. चलो कॉपर की शीट्स वायर बना लिए, पर ये ओरिजिनल कॉपर आता कहाँ से? ऑक्सीजन ले लो. ऑक्सीजन की फैक्ट्री है कोई? ओर्स. ओके. राइट. तो ये जो मेटल्स जो आते हैं, ओके, ये सारी मेटल्स जो है वो ओर्स से आते हैं. ओर्स क्या होते हैं? उसका मेटल का सोर्स होता है, जहां से हम मेटल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब मुझे ये बताओ, ओर से हमने मेटल को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब मुझे ये मेटल का, फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन.
ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है। ऑलराइट। तो अब ये ओर से निकाल दिए मेटल्स को। ओर से निकालने के बाद मेटल को हम डायरेक्टली ओर से निकाल के यूज करना शुरू कर देते हैं, या कुछ और भी करते हैं? क्या करते हैं हम ओर से निकालने के बाद मेटल्स को? क्या करते हैं हम? कम ऑन, आंसर भी। रेडी रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कम ऑन चिल्ड्रन, इफ यू डू नॉट आंसर भी हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यस। धीरज, अभिज्ञा, यश, मैत्रेय, अनुज। ओर से निकालने के बाद क्या करते हैं हम मेटल्स का? एग्जैक्टली, वेरी गुड धीरज। सेपरेशन। क्या सेपरेट करेंगे हम उसमें से? एग्जैक्टली, गैंग्यू। हाँ, ये जो गैंग्यू होता है, इसमें से अभी आप जब ओर से निकालते हो मेटल्स को, तो उसके साथ इम्प्योरिटीज भी आते हैं। ये इम्प्योरिटीज हमारे कोई काम की नहीं होती है। अब उसका सेपरेशन होता है। क्या सेपरेशन होता है? जो आपके मेटल्स होते हैं वो इम्प्योरिटीज से सेपरेट किए जाते हैं। उसके लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगता है। वेरी गुड। ओके। अलग अलग मेटल्स जिस फॉर्म में होते हैं, कोई कोई मेटल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कोई कोई सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोसीजर भी अलग अलग होते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर में। ओके, जिसका नाम क्या है? एनी गेसेस चिल्ड्रन? एनी गेसेस विद आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है? यस यस यस, बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन। वेरी गुड। मेटालर्जी। ओके। मेटालर्जी में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे एक एक करके, जिसमें हम देखेंगे सेपरेशन मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, कमिंग बैक हियर। ओके, ये क्या खोल दिया मैंने? एक मिनट। ये कैसे खुल गया? ठीक है, एनीवेज। सो कमिंग बैक टू मेटालर्जी। मेटालर्जी में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, जैसे हम मेटल्स को सेपरेट करेंगे वैसे नॉन मेटल्स को भी सेपरेशन के तरीके होते हैं। chemical properties of metals, chemical properties of non-metals, reactivity series of metals, ionic compounds and metallurgy, that is various concepts of metallurgy. ठीक है। अब हम जानेंगे ये जो मेटल्स की जो ओर है वो आए कहाँ से। ये जो मेटल की ओर है वो आए कहाँ से? क्या आप लोगों ने मूवी देखी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ? किसी ने देखी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ? नाम सुना है ये मूवी का? I'll put that in the chat box. Journey to the center of the earth. अभी टाइम मिले तो आपके पेरेंट्स के परमिशन के साथ देख लेना, ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके। ये जितने सारे मेटल्स या जितने सारे हमारे पास रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस जिसे हम कहते हैं, ये सभी आए हैं कहाँ से? धरती माता से। आवर अर्थ is a greatest resource on like everything, जो भी है metal non metal everything, it is coming from earth। जितने भी सारे resources है हमारे अर्थ से आए हैं, हमारी जमीन से आए हैं। अर्थ was born about 4.5 billion years ago। everybody knows बिग बैंग हुआ था,
फिर उससे अर्थ बॉर्न हुई थी, बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स लगे अर्थ को ये फॉर्म में आने के लिए। इसके पहले अर्थ अलग अलग फॉर्म से गुजर चुकी है, फायर फॉर्म से, आइस एज से, फायर क्या बोलते हैं, स्टोन एज से, है ना, ये सारी चीज़ों से गुजर चुकी है। और अभी ये जो फॉर्म है हमारा लाइफ फॉर्म है, इस फॉर्म में हम रह रहे हैं। ओके, सो 4.5 billion years ago various formative processes have been taking place in the core of the earth and its surroundings since its creation till today। आज तक हम जितने भी फॉर्म जो हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं और जिसके हमने फॉसिलाइज्ड प्रूफ देखे हैं, ओके, तो ये सारी फॉर्म्स हमें बताते हैं हमारी अर्थ की स्टेज कौन कौन से फेजेस से गुजर चुकी है। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? अनुज, एम आई करेक्ट? राइट, एम आई सेइंग राइट? मैत्रेय, धीरज, डू यू अग्री विथ मी? यस, ओके। अभी these have resulted in the formation of various ores, liquids and gases। ये जो पूरा फेज जो था अर्थ का फॉर्मेशन का, उसी फेज में अलग अलग ओर्स फॉर्म हुए हैं, अलग अलग मेटल्स फॉर्म हुए हैं। कुछ मेटल्स लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हुए, कुछ मेटल्स गैशियस फॉर्म में मिले हैं, कुछ मेटल्स हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिले हैं। तो ये सारे जो मेटल्स हमको ओर से मिल रहे हैं, ये पूरे बिलियन ऑफ मिलियन ईयर्स से ये प्रोसेस में ढलते आ रहे हैं। जैसे अर्थ फायर का बॉल थी, उसके बाद जब वो कोल्ड हो गई तो इसके साथ ये सारे मेटल्स भी कोल्ड होने लगे, अलग अलग फॉर्म्स में जाने लगे। ठीक है, सो विच मेथड डू वी यूज व्हेन वी वांट टू स्टडी मेनी थिंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम? जब भी हमें बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है तो हम एग्जैक्टली कौन से मेथड से स्टडी करते हैं? हर एक को हमें सेम मेथड अप्लाई करते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस का सबका सेम मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट अनुज? हर एक का अलग अलग मेथड होगा। तो बस यहाँ पे वही हो रहा है। The substances around us are in the form of some or other elements or their compounds। कोई कोई substances जो है वो खुद के ओरिजिनल फॉर्म में है, कोई कोई substances जो है वो किसी और के साथ मिक्सचर वाले फॉर्म में है, कोई कोई substances जो है वो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में है। क्या मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा धीरज? मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? सभी को पता है ना तीनों में क्या डिफरेंस है? यस, ओके, गुड। सो ये अलग अलग फॉर्म में ढले गए हैं। इन द बिगिनिंग द एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था एलिमेंट्स का, वो सिर्फ और सिर्फ उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हुआ था। ठीक है, और इसको हमने कौन से टाइप्स में डाला था? इसको हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के फॉर्म में डाला था। कौन कौन से फॉर्म में डाला था हमने इस क्लासिफिकेशन को? हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के फॉर्म में डाला था। ठीक है, एक तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में डाला था। एंड दीज आर इन अस इवन टुडे। आज भी अगर आप पी टेबल देखोगे, आई जस्ट शेयर पी टेबल। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल आज भी देखते हो तो आज भी उस पे आपको उसके फॉर्म मिलेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कैन यू सी पीरियोडिक टेबल चिल्ड्रन हियर? ये दिखाई दे रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, और ये अननोन जो अभी अभी डिस्कवर हुए हैं एलिमेंट्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यू हैव मेटल्स हियर। अगर आप मैं यहाँ पे मेटल्स पे क्लिक करूँ, ये सारे मेटल्स है, ये सारे नॉन मेटल्स है। कैन यू सी ऑल आर हाईलाइटेड, और ये बीच में जो है वो मेटलॉइड्स है। चिल्ड्रन, डू यू अग्री विथ मी नाउ? डू यू अग्री विथ मी नाउ? माय वॉइस इज ब्रेकिंग स्टिल? यस, इज इट बेटर? नॉट ब्रेकिंग, ओके। क्या आपने पीरियोडिक टेबल देखा? ओके, ओके, तो ठीक है। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। These are even in use today। You have studied their characteristics in the last standard। हमने 9th standard में इनकी characteristics को अच्छे से पढ़ा है। We are going to get more information about them in this lesson। इस lesson में हम और इनके बारे में जानेंगे। Now, what are physical properties of metals and non-metals? सबसे पहले जैसे कि आपने मुझे कुछ physical properties बताई थी, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली है मेटल एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट। जितने भी आप मेटल्स देख पाओगे चिल्ड्रन, ये सारे के सारे ज्यादा करके सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे देखते हो चिल्ड्रन, मेटल्स, कैन यू सी जितने हाईलाइट हुए हैं मेटल्स, दे ऑल आर मोस्टली इन अ सॉलिड फॉर्म। कैसे पता सॉलिड फॉर्म? क्या आपको दिखाई दे रहा है ये सॉलिड फॉर्म सी वाला? नाउ कैन यू सी, सभी ब्लैक हाइलाइटेड सॉलिड फॉर्म में है, और मोस्टली जितने हाइलाइटेड थे सभी मेटल्स थे। तो ये डार्क फॉन्ट जो है वो सारे मेटल का फॉन्ट है, और ये जो ब्लू फॉन्ट है वो लिक्विड का फॉन्ट है, और ये जो रेड फॉन्ट है वो गैस का फॉन्ट है। तो कैन यू सी चिल्ड्रन, मोस्टली ऑल द सॉलिड मेटल्स आर हियर। कैन यू सी, डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? ठीक है, एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ठीक है, आते हैं हम टेक्स्ट बुक के पास हमारे। इसके बाद द मेटल्स नेमली मर्क्यूरी एंड गैलियम एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। ये दो मेटल को छोड़ के, मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के, ये क्योंकि लिक्विड स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर। अगर आप रूम टेम्परेचर पे इन दोनों मेटल को रखोगे तो ये जो है आपके रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में। कैन यू सी हियर चिल्ड्रन? ये देखो मर्क्यूरी, ये वाला एच इज मर्क्यूरी। और अगर आप गैलियम देख रहे हो, गैलियम कहाँ गया? कोई बता सकता है मुझे कौन से रो में गैलियम आपको दिख रहा है? यहाँ पे, दिस इज गैलियम। इफ यू टेक इट एट रूम टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये 0 डिग्री पे है, अगर इसको आप 37 डिग्री करोगे, कैन यू सी मर्क्यूरी एंड गैलियम नाउ दे आर इनटू लिक्विड स्टेट। मैंने इसको 37 डिग्री कर दिया। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27, 37 कितना होता है? लेट अस से 30 डिग्रीज। Okay, so can you see gallium? Here mercury and gallium are in liquid state. Children, am I making it easier? Am I making it easier to understand? Okay, ठीक है। चलो, यहाँ पे मर्क्यूरी गैलियम की तो बात हो गई। मेटल पोजेसेस लस्टर। कोई बता सकता है लस्टर का मतलब क्या है? एनीबडी? मेटल के पास लस्टर होता है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। क्या होता है ये लस्टर? कहाँ से आया ये लस्टर? लस्टर करके कौन सी प्रॉपर्टी है? लस्टर, लस्टर, जो भी आप बोल रहे हो। क्विक क्विक, आई वांट क्विक आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स भी चाहिए मुझे। वी विल सॉल्व योर डाउट्स। यस, ग्लॉसीनेस, शाइन। लस्टर का मतलब क्या है? लस्टर इज इक्वल टू शाइन, ग्लॉसीनेस। एक्सेलेंट, चमक, वेरी गुड धीरज। आप मराठी हिंदी में भी बोल सकते हो, जस्ट बिकॉज मेजोरिटी यहाँ पे सब हिंदी समझने वाले, इसलिए मैं ज्यादा हिंदी में बोल रही हूँ। इफ यू वांट मी टू टॉक इन मराठी, प्लीज लेट मी नो, आप मुझे बता दो। ओके, फील फ्री टू एक्सप्रेस, डोंट वरी। The metallic luster goes on decreasing due to exposure to atmospheric oxygen and moisture, and also in the presence of some reactive gases. क्या होता है, इनिशियली जब नया नया बर्तन आता है घर में, हां, घरामध्ये नवीन थाळी आली, किती चमकायला लागते. त्याच्यानंतर आपण त्या थाळीमध्ये जेवतो, खातो, पितो, त्याला आपण वॉश करतो, विम बारने वॉश करतो, लिक्विड विमने वॉश करतो, रिनने वॉश करतो. त्याच्यावरचं लस्टर किंवा ग्लॉसीनेस सावकाश सावकाश करून ते कमी होत जातं. डू यू अग्री विथ मी? धीरे धीरे उसकी चमक कम होते जाती है। एक तो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर के साथ, एक तो बहुत सारे केमिकल्स के साथ एक्सपोज होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी चमक भी कम होती है। बट ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मेटल पोजेसेस लस्टर। ठीक है, वो कम होती है वो दूसरी बात है। वी नो दैट मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज नेमली डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी, जो आपने मुझे ऑलरेडी बताया था स्टार्टिंग में। मेटल के पास डक्टिलिटी है और मैलिबिलिटी है। व्हाट इज डक्टाइल एंड व्हाट इज मैलिएबल? क्विकली बताना है आपको। डक्टाइल म्हणजे काय आणि मॅलिएबल म्हणजे काय? क्विक क्विक, डक्टाइलची प्रॉपर्टी आधी सांगा, डक्टाइलचा अर्थ सांगा मला। डक्टाइल काय असतं? फास्ट, क्विक क्विक,
Yes, Avigna. Ductile is equal to not easily breakable. Okay, and malleable. आणि malleable म्हणजे काय? Can I say ductile? DUCT. Duct का मतलब wire. Can I say duct is equal to wire? Yes, absolutely. Very good. डक्टाइल और मॅलेबिलिटी जो है वो उसकी शेप को ढाल देते हैं, शेप को बदल देते हैं, त्याच्या आकारावरती असतं. आणि डक्टचा अर्थ तुम्हाला शब्द माहितीये? डक्ट म्हणजे वायर. डक्टचा अर्थ काय आहे? वायर. ते जे मेटल्सला आपण वायर मध्ये ड्रॉ करू शकतो किंवा त्याची वायर मध्ये त्याची निर्माण करू शकतो, वायर मध्ये त्यांना आपण हे करू शकतो, बनवू शकतो वायर त्याची, त्याला आपण डक्टाईल मेटल्स बोलतो. आणि मॅलिएबल म्हणजे शीट मध्ये त्याला बीट करू शकतो, पत्रे बनवू शकतो त्याचे. ओके, मॅलिएबल मीन्स दे कॅन बी ड्रॉन इन टू शीट्स, त्यांचे आपण पत्रे बनवू शकतो. जसं काय तुमचे आयर्न, ॲल्युमिनियम. ओके, त्याला आपण बीट करून शीट फॉर्म मध्ये ठेवू शकतो, बरोबर, पत्रे वेगवेगळे, ते मॅलिएबिलिटी म्हणतात. कळालं सगळ्यांना फरक? डक्टाईल म्हणजे वायर मध्ये बनवणारे आणि मॅलिएबल म्हणजे शीट्स मध्ये बीट होणारे. ओके, ऑल राइट. सिमिलरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये भी प्रॉपर्टी आपने मुझे स्टार्टिंग में बता दी है, ठीक है. जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड, ये भी प्रॉपर्टी चिल्ड्रन आपने मुझे स्टार्टिंग में बता दी है, तो ऑलमोस्ट हमने इसमें से सारे प्रॉपर्टीज कवर किए हैं. However, alkaline metals from group 1 such as lithium, sodium and potassium, मैं आपको बताती हूँ alkaline metals कौन से हैं. Alkaline metals from group 1, namely lithium, sodium and potassium, are exceptions. ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल होने के बावजूद भी ये मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है. दीज मेटल्स कैन बी कट विथ नाइफ, इन तीनों को हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी सॉफ्ट. ओके, एक्सेप्शनली ये तीनों मेटल्स जो है वो सॉफ्ट है. लेट अस गो टू ग्रुप 1. आई शो यू ग्रुप 1 यहाँ पे. कैन यू सी हियर? लिथियम, sodium and potassium, 2, 3 and 4, these three metals are soft metals. Okay, ठीक है. Now metals have high melting and boiling points. Of course metals के पास जो है वो high melting and boiling points होते हैं, ठीक है. फॉर एक्झाम्पल टंगस्टेन जो आप बल्ब के लिए यूज करते हो, बल्ब मध्ये आपण ह्याच्यामध्ये यूज करतो ना, बल्ब मध्ये टंगस्टेनची वायर, त्याचा सगळ्यात हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट आहे. किती आहे हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? 3422 डिग्री सेल्सिअस, इतका हाय मेल्टिंग पॉइंट आहे. त्यामुळे तुमचा बल्ब जो आहे तो ग्लो होतो. जेव्हा टंगस्टेनची वायर त्यामधली हीट होते तेव्हा तुमचा बल्ब ग्लो होतो, कारण की ती वायर एवढ्या डिग्रीज वरती जाऊन हीट होते आणि लाईट आणि हीट पण एमिट करते. लाईट एनर्जी आणि हीट एनर्जी दोन्ही सायमल्टेनियसली आपल्याला देते. ओके, त्यामुळे त्याचा आपल्याला प्रकाश सुद्धा जाणवतो. आणि तुम्ही जर बल्बला हात लावू नका, पण जर तुम्ही बल्ब बंद कराल तर लगेच तुम्ही त्याला माहितीये बल्बच्या बाजूला पण तुम्ही हात अगर जर का नेला तर तुम्हाला असं गरम गरम जाणवतं स्किन वरती. So on the contrary, the melting and boiling points of metals such as sodium, potassium, mercury and gallium is very low. ओके, एक तर असे मेटल्स आहेत ज्यांचा हायेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आहे, आणि एक असे मेल्टिंग हे आहेत मेटल्स आहेत ज्यांचा मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉइंट, ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटॅशियम, मर्क्यूरी आणि गेलियम, तो खूपच कमी आहे, बहुत ही लो है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. A sound is produced when certain metals are struck. अगर आपने दोनों मेटल को साथ में लाके एक दूसरे पे पटक दिया या एक दूसरे पे स्ट्रक कर दिया तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मुझे कौन सा दे सकते हो साउंड के लिए? साउंड प्रोड्यूस बाय मेटल्स. क्या हम बोल सकते हैं जब हमारी स्कूल में बेल बजती है स्कूल छुट्टी की तो साउंड प्रोड्यूस होता है बेल का?
कैन आई से जो बेल का, मंदिर में जो बेल घंटा होती है उसका साउंड होता है, मंदिर में जो बड़ा सा एक मशीन होता है आरती के टाइम पे लगाते हैं उसमें साउंड होता है, उसमें जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सारा का सारा मेटल होता है। तो उस साउंड को जो मेटल एक दूसरे के ऊपर पटकने के बाद या एक दूसरे पे रब करने के बाद प्रोड्यूस होता है, इसे हम बोलते हैं सोनोरिटी। क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस बाय मेटल्स व्हेन दे आर स्ट्रक ऑन टू ईच अदर, एक दूसरे से रब होते हैं हार्ड या एक दूसरे के ऊपर पटक जाते हैं, तो इस साउंड को हम सोनोरिटी बोलते हैं। और ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। ऐसे मेटल्स को हम बोलेंगे सोनोरस मेटल्स। कैन यू डिड यू अंडरस्टैंड सो फार? यहाँ तक सभी को प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्लियर है? यस, ओके। धीरज, गिव मी एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नाउ विदाउट लुकिंग, फटाफट रैंडमली। ये डम शराज जैसा समझ लो, रैंडमली। धीरज, एक प्रॉपर्टी बता दो, कोई भी वन प्रॉपर्टी। मेटल्स आर, सोचना नहीं है, जो भी पहले दिमाग में आए प्रॉपर्टी बता दो। नहीं, प्रॉपर्टी, मेटल का नाम नहीं धीरज, प्रॉपर्टी। जो भी पहली प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाए लिख दो। वेरी गुड मैत्रेय, सेकंड प्रॉपर्टी मेटल का, कोई भी जो रैंडमली दिमाग में आ जाए, राइट इट डाउन। यस, डक्टाइल, लस्टरस, वेरी गुड। अनुज, थर्ड प्रॉपर्टी। सारी बतानी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी बतानी है, रैंडमली फर्स्ट। अनुज, कोई भी एक प्रॉपर्टी जो दिमाग में आ गई आपके। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अविघ्न, कोई भी एक प्रॉपर्टी मेटल की, एनीथिंग यू फील जो आपके दिमाग में आ गई। अविघ्न, any one property of metal, quick 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 fast। Avigna, waiting for you। Yash, any one property of metal, quick quick। Very good, has highest melting point, excellent children, very good। okay, अभी हम चलते हैं नॉन मेटल्स पे। आर यू रेडी चिल्ड्रन? चलो नॉन मेटल्स पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी जितने हमने देखे प्रॉपर्टीज वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लेते हैं फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। सो अभी जितने सारे नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी आप देखोगे इट विल बी उल्टा ऑफ मेटल्स। ओके, सो अभी हम यहाँ पे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं। When properties of non-metals are considered, it is found that some non-metals are in solid state while some are in gaseous state। ओके, सो कुछ नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में है, कुछ नॉन मेटल्स जो है वो गैशियस स्टेट में। ओके, सो ये सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है, कुछ सॉलिड स्टेट में, कुछ गैशियस स्टेट में। इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे मेटल्स में एक्सेप्शन था, जैसे कि ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है विच इज एग्जिस्टिंग इन अ लिक्विड स्टेट। मैं आपको पीरियोडिक टेबल के पास ले चलती हूँ और नॉन मेटल्स पे हाईलाइट करती हूँ। कैन यू सी योर ब्रोमीन? कैन यू सी इन नॉन मेटल्स ब्रोमीन 35 नंबर का? तो ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, आते हैं हम हमारे टेक्स्ट बुक पे। नाउ नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस लस्टर। बिल्कुल सॉलिड, जैसे कि मेटल के पास लस्टर था, नॉन मेटल के पास लस्टर नहीं है। बट आयोडीन इज एक्सेप्शन एज इट हैज क्रिस्टल एंड शाइनिंग। इसमें भी एक्सेप्शन है आयोडीन का, क्योंकि ये है क्रिस्टलाइन और इसको शाइन है। सो इसमें नॉन मेटल डजंट पोजेस लस्टर। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन गैशियस स्टेट। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट पोजेस लस्टर। ओके, तीसरा है नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। सॉलिड जो मेटल्स हार्ड थे, नॉन मेटल्स विल नेवर बी हार्ड।
डायमंड विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन, इसमें भी एक्सेप्शन है डायमंड, ओके, विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दिस इज एन एक्सेप्शन. डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ओके. तो हमारे पास जो लस्टर है, हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है लस्टर की, इसमें क्या है हमारे पास, आयोडीन है. और हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी है, नॉन हार्डनेस की, इसमें एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है. ठीक है. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल भी मेटल का उल्टा, ओके. दे हैव लो melting and boiling points. Non-metals are bad conductors of electricity and heat. ठीक है. ग्रेफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ गुड कंडक्टर. ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सभी नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है, ओके. तो चलो आते हैं हम दोबारा से आपके चैट बॉक्स पे. गिव मी वन गुड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. अनुज, आई स्टार्ट विथ यू. एक प्रॉपर्टी डालो, डायरेक्ट से प्रॉपर्टी डालो. वन प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इन चैट बॉक्स रैंडमली. One physical property of non-metal. Quick, 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 quick. नहीं, प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन नहीं, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी. अपने डायमंड एक्सेप्शन बताया, एग्जाम्पल बताया मुझे. वेरी गुड, दे आर नॉट हार्ड. धीरज, another property of non-metal. Quick. Yes, Dheeraj. Non-metals are not hard. Dheeraj, waiting for you. Yash, next property of non-metal. Very good. Do not possess luster. Very good, Yash. Maitreya, next property of non-metal. Low melting and boiling point. Excellent. Dheeraj, I'm still waiting. Non-metals are bad conductor of electricity. Very good. Excellent. Brittle. Very good. Avigna, आपकी तो मेटल की भी प्रॉपर्टी नहीं आई है. मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बता दो, फिजिकल प्रॉपर्टी. अविग्ना, आई वेट फॉर योर आंसर. इन द मीन टाइम हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो कमिंग बैक हियर, चिल्ड्रन, एम आई मेकिंग इट इजी या डिफिकल्ट हो रहा है? इजी ना? ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं. मेटल्स आर रिएक्टिव, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे. दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली इन बिकम positively charged ions. That is why metals are called as electropositive element. ठीक है. मेटल सबसे पहले क्या है, रिएक्टिव है. They will lose electron easily and become positively charged ion, and that is why they are called as electropositive elements. All right. तो अगर आप देखोगे जितने सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन हुए हैं, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन जो है किसी और को दे दिए. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको सोडियम का बताती हूँ. सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके. ये सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जो कि नॉन मेटल है, राइट. जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्लोरीन को, तो ये पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि इसने डोनेट किया है, राइट. तो मेटल जब भी डोनेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन? इतना ईजी है. वेरी गुड. सो यहाँ पे आते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ठीक है. सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल बाय डिफॉल्ट. सिमिलरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्शन क्या है? डायमंड. डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट. डायमंड हीट तो जनरेट करता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराता है, इसमें एक एक्सेप्शन है. ओके. नाउ वी विल सी एन एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्टिविटी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंबर्शन ऑफ मेटल देखेंगे. हमारे पास अपैरेटस क्या होगा, पेयर ऑफ टोंग्स. टोंग्स यानी कि चिमटा, और स्पैट्यूला यानी कि चमचा.
नाइफ, बर्नर एक्सेट्रा। केमिकल कौन कौन से लेंगे? कुछ सैंपल लेंगे एल्यूमिनियम का, कुछ सैंपल कॉपर का, आयरन का, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, ये कुछ कुछ सैंपल लेंगे। ठीक है, सोडियम को हमें यूज नहीं करना है मोस्टली। ठीक है, सोडियम हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि सोडियम को अगर आप केरोसिन से या फिर उसके लिक्विड मीडियम से बाहर निकालोगे तो वो एयर के साथ कांटेक्ट में आके बर्स्ट हो जाएगा, तो सोडियम को हम अवॉइड ही करेंगे, इसको हम लास्ट ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, सोडियम को हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे। प्रोसीजर क्या करना है? होल्ड अ सैंपल ऑफ ईच ऑफ द अबव मेटल एट द टॉप ऑफ द फ्लेम ऑफ अ बर्नर विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स और स्पैट्यूला। आपको ये स्पैट्यूला लेना है, लंबा वाला चमचा बोलते हैं जिसे, या फिर आपको टोंग लेना है। टोंग क्या होता है? चिमटा, जो आपके लेबोरेटरी में मिलता है वो वाला टोंग। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? छोटा सा सैंपल डालोगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एक एक करके अलग अलग हर बार डालोगे। हर एक सैंपल को आप हीट पे टेस्ट करोगे। ठीक है, बर्नर के ऊपर हीट ये जला के आप टेस्ट करोगे। हम क्या टेस्ट करेंगे? विच मेटल कैचेस फायर रेडीली। हाउ डज द सरफेस ऑफ मेटल अपीयर ऑन कैचिंग फायर। फायर कैच करता है कि नहीं करता है, फायर कैच करने के बाद उसका सरफेस कैसा होता है, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हाइल द मेटल इज बर्निंग ऑन द फ्लेम। जब ये मेटल फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है तो फ्लेम का कलर क्या है, इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कंबर्शन ऑफ मेटल। कंबर्शन मतलब फायर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन क्या है? मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम और पोटेशियम जो है उनको मीडियम में रखना पड़ता है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये एयर के साथ या आपके एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आते ही कंबस्ट होने लगते हैं, फायर कैच करेंगे, सो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। Sodium metal combine with oxygen in air even at room temperature and form sodium oxide। ठीक है, अगर आपने सोडियम को एक्सपोज किया ऑक्सीजन के साथ तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा, बट विथ कंबर्शन। कंबर्शन मतलब इसमें फायर कैच होगी। कैन यू सी हियर? ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। एक तो ये रिएक्शन तो होगा ही, पर फायर कैच करेगा, इसीलिए सोडियम को आपने केरोसिन से निकालना नहीं है। Therefore, to prevent accident in the laboratory or elsewhere, it is kept in the kerosene। ये आपको गिव रीजन में पूछा जा सकता है। Why sodium metal is kept immersed in kerosene? Because on exposure to air, sodium readily catches fire. Okay, because sodium and sodium is a very highly reactive metal। Am I making myself clear, children? गिव रीजन में आप ये लिखना है आपको। ठीक है, oxides of some metals are soluble in water, they react with water to form alkali। ओके, तो ये जो सोडियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम जब पानी के साथ मिक्स होता है तो पानी के अंदर भी आपको पता है ऑक्सीजन होता है, राइट? तो पानी के ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी कर सकता है ना, इसीलिए हम उसको केरोसिन में रखते हैं। ओके, और अगर ये पानी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो ये डिसॉल्व होगा और ये बेस बनेगा, एल्कली बनेगा। ठीक है, इसलिए इसका सोडियम को अगर हमने सोडियम ऑक्साइड, इसी सोडियम ऑक्साइड को ले लो, हमने ये सोडियम ऑक्साइड को हमने H2O के साथ पानी के साथ मिक्स किया तो क्या होगा? NaOH होगा, बेस बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस। आप सभी को पता है ना, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस जिसका pH 14 है, इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो बैठेगा, इसलिए हम सोडियम को पानी में नहीं रखते हैं, हम सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। गॉट इट एवरीबॉडी चिल्ड्रन? एम आई मेकिंग थिंग्स इजी? अनुज, मैत्रेय, अविघ्न, धीरज, यश, इजी ना? ठीक है, ऑल राइट।
We know that magnesium oxide is formed on burning magnesium ribbon in the air. अभी एक और है मैग्नीशियम, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है. Magnesium oxide reacts with water to form alkali called as magnesium hydroxide. इसका भी पानी के साथ बनता नहीं है, ये भी पानी के साथ घुल मिल जाने पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है. जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. सो मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ओके, 1 मिनट. हाँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये भी एक तरह का बेस है, ये भी एक तरह का एल्कली है. ठीक है. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. जब ये हमारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म होता है, दे फॉर्म एल्कली एट द एंड. Children, are you getting me? Can we go to reaction of metals with water? What is the time? 45 na? We still have time, right? Okay. We'll complete this. ये complete करके हम stop करते हैं. चलेगा reaction of metals with water? Are you ready, children? ये करके ये वाला topic complete करके हम stop करते हैं. ठीक है. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, हमें क्या इसमें apparatus चाहिए, बीकर चाहिए, अलग अलग बीकर्स चाहिए सेम मेजरमेंट के, कुछ सैंपल चाहिए. जैसे कि सोडियम विच शुड नॉट बी टेकन क्योंकि ये पानी और पानी, अलग अलग मेटल के सैंपल. सोडियम को अवॉइड कीजिए, हम सोडियम को नहीं यूज करेंगे अननेसेसरी प्रॉब्लम के लिए, और हम पानी लेंगे. प्रोसीजर में हमें क्या करना है, ड्रॉप अ पीस ऑफ ईच मेटल इन सेपरेट बीकर्स. अलग अलग बीकर में जो हमने ऊपर मेटल लिए थे ना, एल्यूमिनियम और क्या क्या लिए थे वही ले लो, उसे हमें अलग अलग बीकर में डालने हैं, और उस बीकर को हमें पानी से, कोल्ड वाटर से भर देना है. हम क्या करेंगे, हम नोटिस करेंगे कि हमारे जो मेटल है वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सा मेटल फ्लोट होता है पानी पे और क्यों होता है, और इसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, ताकि हम हमारे ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर सके. सबसे पहले हम आते हैं सोडियम पोटेशियम का. ये देखते हैं, अगर हमने सोडियम लिया होता तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट होके बनता सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनता तो H2 की गैस निकलती और टेस्ट ट्यूब बीकर हमारा हीट होता. ओके. सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट रैपिडली, बहुत ही तुरंत रिएक्शन होता है इनका, और विगरसली विथ वाटर एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन की गैस भी लिबरेट होती है. तो हमारे पास सोडियम है प्लस H2O है, जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 की गैस देगा विथ हीट. हीट कहाँ से आएगी, इस रिएक्शन से हीट जनरेट होगी. ठीक है. वैसे ही हमारा पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि बेस है, और ये H2 की गैस लिबरेट करेगा और हीट होगा हमारा बीकर. ठीक है, क्योंकि दोनों भी हाईली रिएक्टिव है. On the other hand, calcium reacts with water slowly and less vigorously as compared to sodium and potassium. कैल्शियम जो है पानी के साथ स्लो रिएक्ट करेगा. ओके. The hydrogen gas released in this reaction collects on the surface of the metal in the form of bubbles and metal floats on the water. जो कैल्शियम है पानी के साथ मिक्स होने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन की गैस है वो लिबरेट होगी यहाँ पे. पर क्या होगा, यहाँ पे हमारा कैल्शियम का जो मेटल है वो पानी के ऊपर फ्लोट होने लगेगा. ओके. ये जो है सरफेस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. कैल्शियम जो है वो पाउडर फॉर्म में है, तो ये हमारे पानी के सरफेस के ऊपर बबल फॉर्म में फ्लोट होने लगेगा. ठीक है. इसके बाद अगर हमने एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक लिया है, दे विल नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर. ये तीनों भी मेटल जो है हमारे हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड्स. यहाँ पे वो किसके साथ फॉर्म रिएक्ट करेंगे, स्टीम. स्टीम मतलब जो वेपर होते हैं उसके साथ रिएक्ट करेंगे, जो वाटर का वेपर होता है इन वेपर फॉर्म उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी.
लास्ट में. ओके, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस वाटर विल गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. Iron plus water will give us iron oxide plus hydrogen gas. Zinc plus water will give us zinc oxide plus hydrogen gas. Children, are you understanding? Easy to understand? Yes. Okay. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक मेटल का सैंपल है. यहाँ पे एक रिएक्शन है. दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर. हमने एक मेटल को इसमें डाल दिया है. मेटल का सैंपल इन वायर फॉर्म डाल दिया है. टेस्ट ट्यूब को हमने थोड़ा इन्वर्ट कर लिया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. यहाँ पे हमने पानी के साथ भरा हुआ ग्लास वूल रखा है और बीच में हमने मेटल का सैंपल रखा है और इसको टाइटली फिट कॉक में फिट किया है. यहाँ पे एक पाइप है जिसे हमने डाल रखा है और इसमें हमने क्या किया है, वाटर डाला है टेस्ट ट्यूब में, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में, और इस पाइप को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर छोड़ दिया. ठीक है. बर्नर से हमने ये वाला एंड को हीट किया है. ओके, तो ये वाला जब एंड हीट होगा, ग्लास वूल, पानी, ये जो पानी के वेपर है वो मेटल के ऊपर रिएक्ट करेंगे और पानी और मेटल का जब रिएक्शन होगा तो इसमें से हाइड्रोजन की गैस निकलेगी. हाइड्रोजन की गैस निकल के यहाँ पे ट्रैवल करके वाटर के अंदर जाके रिएक्ट करेगी. तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो ये वाटर में बुड़बुड़े छूटेंगे और हाइड्रोजन की गैस यहाँ पे जमा हो जाएगी. ओके, so test whether the metal gold, silver and copper react with water and think over the finding. तो इस तरह से हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं. चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या मैंने इसको डिफिकल्ट तो नहीं बनाया टॉपिक को? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर. नेक्स्ट टाइम हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन करेंगे. क्या अभी करना है? आर यू रेडी चिल्ड्रन, या नेक्स्ट टाइम करें? We'll do next time. Okay. Chalo, bye children. See you. Take care.